टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एमबी हिंदी जो कि 50 मार्क्स का है, जो सब्सिडरी का है और ये आपका 10 जून 2022 का इसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मैं आपका लेक्चर 4 लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको भारत एक है शीर्षक निबंध का सारांश बताऊँगा। तो भारत एक शीर्षक निबंध जो है हिंदी जगत के मुंध्यर साहित्य डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत एक है के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। और यह एक निबंध है, कहानी नहीं है, ये क्या है, एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने विस्तृत आयाम में हमारी संस्कृति एकता को स्पष्ट करने का बताया, मतलब भारत की संस्कृति के एकता को बताया है। भारतवर्ष की एकता जितनी प्रकट है, उसकी विविधता भी उतनी क्या है, प्रत्यक्ष है। निबंधकार ने सुनिश्चित दृष्टि से भारत के नक्शे के आधार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया? निबंध में। इस निबंध में भारत के नक्शे को 3 भागों में बांटा गया। पहला, हिमालय से दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला है और यह भाग उत्तरी भाग कहलाता है। दूसरा है विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक फैला वह भाग जो कि दक्षिणी प्लेटो कहलाता है। तीसरा है दक्षिणी प्लेटो के नीचे कृष्णा नदी के से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक का भाग प्रायद्वीप जैसा होता है। इन तीनों भाग से ही भारतवर्ष के भूगोल का निर्माण हुआ है और इसका वर्णन इतिहास में है। और फिर उसके बाद भारतवर्ष के भूगोल का निर्माण हुआ है जिसका वर्णन इतिहास में है ही। तो टोटल आपसे पूछा जा सकता है कि इस निबंध में लेखक ने भारत के नक्शे को कितने भागों में बांटा है, क्या 3 भागों में, पहला उत्तरी भाग, दूसरा दक्षिणी प्लेटो और तीसरा प्रायद्वीप भाग होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद प्रकृति के द्वारा किए गए भारत के इन्हीं 3 खंड जो भारतवर्ष के इतिहास में 3 कीड़ा स्थलीय रहे हैं। यह प्राकृतिक कीड़ा स्थलीय द्वारा विंध्य की और उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। उत्तर भारत के दक्षिण भारत को मिलाने की कोशिश की गई पर सफलता आखिरकार नहीं मिल पाई। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को मिलाने की कोशिश की गई पर सफलता नहीं मिल पाई। यह प्राकृतिक बाधा है। सर्वप्रथम अगस्त ऋषि, आपसे पूछा जाएगा, सर्वप्रथम अगस्त ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था। सर्वप्रथम कौन से ऐसे ऋषि थे जो विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था? तो वो अगस्त ऋषि थे। तब ऐसा लगने लगा था कि विंध्याचल को पार करना, विंध्याचल पर्वत को पार किया जा सकता है। और दूसरे चरण में भगवान श्री रामचंद्र ने लंकाई की चढ़ाई करने के लिए विंध्याचल पर्वत को पार किया था। तो दूसरे चरण में विंध्याचल पर्वत को कौन पार किया था? तो श्री राम। पहला में अगस्त ऋषि, ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार भगवान राम ने विंध्याचल पर्वत को पार कर उत्तर और दक्षिण के बीच की एकता स्थापित करी। इतिहास साक्षी है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच यह एकता महाभारत काल से भी कायम है। उदाहरण स्वरूप महाभारत में वर्णित इस तथ्य को प्रस्तुत किया जा सकता है कि महाभारत युधिष्ठिर ने जो राजसूय यज्ञ किए थे उसमें दक्षिण के राज्य भी आए थे। उतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र के मैदानों में कौरवों और पांडवों के बीच जो महायुद्ध हुआ था उसमें दक्षिण के वीरों ने खुलकर हिस्सा लिया था। ठीक है। लेखक ने अपने इस निबंध से यह भी स्पष्ट किया कि भारत का कोई भी भाग यदि भारत से अलग होकर स्वतंत्र होने का प्रयास करता है तो ये मुश्किल ही नहीं असंभव है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है और इससे कोई भी देश राज्य को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यह भी संभव है कि भारत के बाहरी किसी देश के भाग को भारत में मिलाकर हम एक रूपता कायम कर सकें। यह भी संभव नहीं है कि ये नहीं कि हम दूसरे क्षेत्र को भी अपने में समझ। ये दोनों बातें स्पष्ट है कि अप्राकृतिक है। विद्वान लेखक ने इतिहास के पन्नों को उलटकर उनके आमूल उदाहरण पेश किए हैं और इस तरह का उन्होंने उदाहरण किया। उन्होंने इस बात का याद दिलाई कि सर्वप्रथम मौर्य ने एक बार कांधार, अर्थात कांधार जिसको अफगानिस्तान कहा जाता है, को भारत में मिला लिया था। लेकिन कांधार जिसको अफगानिस्तान कहा जाता है तो भारत में मिला लिया, लेकिन भारत के अधिक दिनों तक नहीं रखा जा सका। और दूसरा है उन्होंने यूनानियों को दिया। यूनानियों ने भी पंजाब को काट कर कांधार में मिला लिया। यूनानियों ने पंजाब को काट कर किस में मिला लिया था? कांधार में, परंतु उसे भी वो अस्थायी नहीं बना पाया। पंजाब फिर भारत में आके मिल गया। तीसरा उदाहरण महमूद गजनी के कारनामे। महमूद गजनवी ने काबुल में बैठकर भारत पर राज करना चाहा, जिसमें वह सफलता नहीं मिली। चौथा उदाहरण है पठान बादशाहों को दिया जा सकता है। पठान बादशाहों ने दिल्ली में बैठकर पश्चिमोत्तर सीमा के पास के जम्मू पर हुकूमत करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें भी आखिरकार सफलता नहीं मिली। पांचवा उदाहरण है निबंधकार ने सिंध के मुसलमानों के द्वारा किए गए कब्जे। इस कब्जे के बाद वे चाहते थे कि सिंध अस्थायी रूप से ईरान का हो जाए, वे ईरान से ही उस पर हुकूमत चलाने, यह भी उसमें सफलता नहीं मिली। उदाहरण की सूची यहीं समाप्त नहीं होती है, अनेक ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं। वास्तविकता यह है कि जैसे दुनिया के अनेक देश को अलग होकर स्वतंत्र प्रकृति रखते हुए अपने
आप में पूर्ण है, वैसे ही प्रकृति में भारतवर्ष सृजन भी एक स्वतंत्र देश के रूप में किया गया है, क्योंकि यह दुनिया के अलग अपने आप में पूर्ण है। यह हमारी एकता का क्या है, रहस्य है। और यहीं पे आपका क्या हो जाता है, कहानी ख़त्म हो जाता है। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, हमारे भारत के बारे में उन्होंने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है भारत एक है, जिसमें उन्होंने 3 बात मुख्य कही। इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा बात है कि भारत को उन्होंने 3 नक्शे में बांटा है। पहला भाग हिमालय से, जो कि उत्तरी भाग। दूसरा भाग विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक फैला हुआ है, जिसको दक्षिणी प्लेटो कहा जाता है। तीसरा प्रायद्वीप भाग। और सर्वप्रथम अगस्त्य ऋषि ने ही विंध्याचल पर्वत को पार किया था। और दूसरा रामचंद्र, श्री राम ने ही विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों के साथ अपना संपर्क बनाया था। और फिर उसके बाद महाभारत और रामायण सब में तो दक्षिण के लोगों के साथ भारत का संबंध है ही। और बहुत सारे उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि भारत में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, और कोई भी एक्स्ट्रा राज्य इसमें शामिल होने पर वो इसका अंग नहीं बन सकता है। जैसे कि अफगानिस्तान को भारत ने मिलाने की कोशिश की थी मौर्य काल में, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन वो भारत से फिर अलग हो गया। दूसरा पंजाब जब कट करके कंधार में उससे मिला लिया गया था, वापस पंजाब अपने भारत में आके मिल गया था। इस तरह से कई उदाहरण यहाँ पे 4, 5, 6 उदाहरण दिया गया है, जिससे पता चलता है कि भारत एक अखंड है और इसको खंडित करना नामुमकिन है। तो यही है आपका पूरा कहानी। तो ठीक है, अब बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।